सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में। सो व्हाट इज़ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, राइट। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है क्या, इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स इंक्लूड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारी जीआई का, और तुम्हारे ओपीडी में ये फ्रीक्वेंटली ये बंदा इसका प्रेजेंट करेगा, राइट। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का इस वेरी फ्रीक्वेंट प्रेजेंटेशन इसमें तुम्हारी ओपीडी में माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बंदों का रहेगा, राइट। सबसे पहली बात, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता क्या है। कोई भी चीज़ का अगर अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तुम्हारी बॉडी में कोई भी कारण से, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे लिए ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, या तुम्हारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का लॉस हो जाए या कुछ भी, तो उसके कारण से जो सिंड्रोम डेवलप हुआ वो है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, देखो बहुत ही लंबा टॉपिक है तो बहुत ही आराम से मेरे साथ बैठना। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो एसोसिएटेड विद डिमिनिश्ड इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ वन और मोर डाइटरी न्यूट्रिएंट्स, वही मैं बता रहा था। अगर इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन जो है तुम्हारा डिमिनिश हो जाए विद वन और मोर डाइटरी न्यूट्रिएंट्स तुम खा रहे हो, ठीक है, तुम अपने खाने में डाइटरी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो भी खा रहे हो, अगर उसी का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा अब्जॉर्प्शन ना हो तो क्या हो जाएगा, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। एसोसिएटेड विद डिमिनिश्ड इंटेस्टाइनल absorption of one or more dietary nutrients. Term is not an ideal term as it represents pathophysiologic state and does not provide an etiologic explanation for the underlying problem and should not be considered as an adequate final diagnosis. ये टर्म जो है आइडियल टर्म नहीं है, क्योंकि ये पैथोफिजियोलॉजिक स्टेट को डिटरमाइन करता है, ये पैथोफिजियोलॉजी को डिटरमाइन करता है। इट्स नॉट डिटरमाइन, इट डजंट डिटरमाइन द ईडियोलॉजी, राइट, फॉर द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एडिक्वेट फाइनल डायग्नोसिस। आप किसी भी जब बंदा लेके आएगा आपके पास कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे को खाना पच नहीं रहा है, तो आप उसको फाइनल डायग्नोसिस माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नहीं लिखोगे, क्योंकि ये टर्म जो है पैथोफिजियोलॉजी उसकी डिटरमाइन कर रहा है, ये उसकी इटियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और इसको एडिक्वेट फाइनल डायग्नोसिस हमने नहीं कंसीडर करना है, राइट, इसके अंदर भी जाना है, ठीक है, जो कि मैं बात करूँगा आगे। द ओनली क्लिनिकल कंडीशन इन विच एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड आर हीमेक्रोमेटोसिस एंड विल्सन्स डिजीज, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस जो होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, माल अब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, तो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कॉपर के जो बढ़ा देता है और आयरन का जो अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं, विल्सन्स डिजीज और हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में Fe का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, विल्सन्स डिजीज में कॉपर का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सो मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज द डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, आप लोग जानते हो ये चीज़ को। लार्ज इंटेस्टाइन में उतना अब्जॉर्प्शन नहीं होता, वहाँ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली वाटर रिमूवल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज होता है फीकल मैटर का, राइट। तो जो ज़्यादातर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ज़्यादातर क्या सारे ही लगभग माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के जो डिजीज़ हैं वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के ही डिजीज़ होते हैं, ठीक है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन की मैं बात करूँ तो अगर ये प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में मानूँ, इसको डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन मानूँ, तो प्रॉक्सिमल में क्या क्या हो गया, क्या क्या चीज़ें अब्जॉर्व होती हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फोलिक एसिड, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जानते हो कि कैल्शियम अब्जॉर्व होगा, फॉस्फोरस अब्जॉर्व होगा, आयरन, कॉपर, फोलिक एसिड, ठीक है ना, ये सब अब्जॉर्व होता है प्रॉक्सिमल में, और लिपिड वगैरह। उसके अलावा डिस्टल, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूँ, डिस्टल में जाएगा कि डिस्टल में बाइल सॉल्ट्स, एसिड्स, बिलीरुबिन, विटामिन B12, फैट का अब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12, फैट, बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट्स वगैरह का अब्जॉर्प्शन होगा। टेस्ट क्या करना है, टेस्ट फॉर माल अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। अगर लिपिड का माल अब्जॉर्प्शन है तो उसके लिए क्या टेस्ट लगाओगे। अगर मान लो कि लिपिड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है ना, लिपिड का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, माल अब्जॉर्प्शन है लिपिड का, तो क्या टेस्ट लगाओगे। 72 आवर स्टूल फैट एस्टिमेशन, तुम 72 घंटों तक स्टूल में फैट का एस्टिमेशन करोगे। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड क्वान्टिटेटिव टेस्ट, ये क्वान्टिटी मेजर करेगा कितना तुम्हारी स्टूल में फैट है। वेयर इफ द स्टूल फैट इज मोर देन 6% ऑफ द ओवरऑल क्वांटिटी देन इट्स स्टेटोरिया, ठीक है। अगर स्टूल फैट मान लो कि तुम्हारी जो स्टूल फैट है आपकी ओरल क्वांटिटी का, जो ओरल क्वांटिटी को आप जैसे मान लो ओरल क्वांटिटी तुम 100% ले रहे हो, ठीक है ना, अगर स्टूल में उसी का 100% में से 6% से ज़्यादा अगर उसका क्वांटिटी आ रहा है तो वो क्या है, स्टेटोरिया है। एंड दिस कंडीशन इज मोस्ट कॉमन अबनॉर्मेलिटी ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो स्टेटोरिया जो है ये मोस्ट कॉमन अबनॉर्मेलिटी है माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का, स्टेटोरिया, राइट। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर केसेस में अगर देखते हैं कि स्टेटोरिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन अबनॉर्मेलिटी ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम।
दूसरा क्या होता है, स्पॉट टेस्ट। स्पॉट टेस्ट पे क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, ये क्वालिटी डिटरमाइन करता है। व्हेन सुडान 3 स्टेनिंग ऑफ स्टूल इज फॉर फैट इज डन, सुडान 3 स्टेन से हम लोग क्या करते हैं, स्टूल को क्या करेंगे हम लोग, सुडान 3 से स्टेन करेंगे। पॉजिटिव इज स्टूल फैट इज मोर देन 10%। पॉजिटिव कब आएगा, जब स्टूल फैट तुम्हारा 10% से ज़्यादा हो, तब ये स्पॉट टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये रैपिड टेस्ट होता है और इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है, राइट। तो सुडान 3 से तुम स्टेन करोगे फैट को, स्टूल फैट को, अगर 10% ज़्यादा आया तो वो स्टूल फैट है तो स्टेन कर जाएगा। क्वालिटेटिव टेस्ट है, रैपिड एक्सपेंसिव, डज नॉट एस्टैब्लिश डिग्री ऑफ फैट माल ऑब्जॉर्प्शन। ये डिग्री को नहीं बता पाएगा, कितना डिग्री का, कितना सीवियरिटी का फैट का माल ऑब्जॉर्प्शन, डिग्री नहीं बता पाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रेथ टेस्ट। ब्रेथ टेस्ट में क्या करते हैं भाई, ब्रेथ टेस्ट में हम लोग कार्बन 13 का ब्रेथ टेस्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बन 13 मिक्स विथ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में हम लोग कार्बन 13 मिला के भेज देंगे, मतलब कि खाने को दे देंगे, ठीक, खाओ साहब। रिलीज ऑफ C13 इन ब्रेथ, अगर देखो ब्रेथ में अगर C13 अगर रिलीज़ हो रहा है तो ये पॉजिटिव टेस्ट है। अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता GIT में तो लिवर, लंग और 13 CO2 आ गया, लंग में 13 CO2, ठीक है ना। बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर देखो ब्रेथ टेस्ट जो है पॉजिटिव आया तो मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है GIT में, अगर, ठीक है ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा बंदे का कि एब्जॉर्ब हो जाए। देखो C13 जो है ब्रेथ में अगर आ रहा है तो वो पॉजिटिव टेस्ट क्यों है, मान लो जैसे C13 हमने दे दिया ट्राइग्लिसराइड को, अभी वो C13 जाके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया GIT में, ठीक है ना, फिर लिवर में गया, वही चीज़ फिर कहाँ, देखो एब्जॉर्प्शन के बाद सबसे पहले कहाँ जाता है, वाया इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंट्रोहेपेटिक, फिर लिवर में, लिवर से कहाँ गया, लंग में गया, लंग में कहाँ गया, बाहर गया, क्योंकि C आ रहा है तो C मतलब CO2, ठीक है, CO2 की फॉर्म में तो अपना गैस बाहर जाती है, तो जो है C13 उसमें बाहर जाएगा। C13 बाहर गया तो हमें समझ गया है पॉजिटिव टेस्ट है। तो वेरियस ट्राइग्लिसराइड्स यूज फॉर दिस टेस्ट आर ट्राईऑक्टेनोइन, ट्राईओलिनिन, ट्राईपाल्मिटीन। अगर तुमको इसमें से याद आता है कि कौन कौन से ट्राइग्लिसराइड यूज़ करते हैं तो एक ट्राईपाल्मिटीन याद रखना और एक ट्राईऑक्टेनिन याद रखना, ये मत याद रखना, ठीक है ना। जितना जैसे अगर याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट हो पा रहा है उतना करो। ट्राईऑक्टेनिन याद करो, ट्राईपाल्मिटीन याद करो, ठीक है ना। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट माल ऑब्जॉर्प्शन। अब भाई कार्बोहाइड्रेट का माल ऑब्जॉर्प्शन के लिए तुम लोग क्या क्या टेस्ट करोगे, तो हमने क्या क्या देखा अभी, फैट माल ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा 24 आवर स्टूल एस्टिमेशन देखा और स्टेनिंग किया तो सुडान 3 से, कौन सा स्टेनिंग, स्पॉट टेस्ट, उसको क्या कहते हैं स्पॉट टेस्ट, और तीसरा हमने क्या किया, ब्रेथ टेस्ट। अभी आते हैं तुम्हारा किस पे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए जो माल ऑब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट माल ऑब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा तुम टेस्ट करोगे, डी-ज़ाइलोज टेस्ट करोगे। डी-ज़ाइलोज टेस्ट में बेसिकली करते हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट डज नॉट डाइजेस्ट इन GIT में नहीं डाइजेस्ट हुआ तो क्या होगा, डी-ज़ाइलोज इज अ पेंटोज मोनोसैकेराइड अब्जॉर्ब एक्सक्लूसिवली एट द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डी-ज़ाइलोज जो है ये एक पेंटोज मोनोसैकेराइड है, ये बेसिकली इट्स अ पेंटोज मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। वो एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, एक्सक्लूसिवली इन द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्लूसिवली ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले तो 25 ग्राम का तुमने डी-ज़ाइलोज दे दिया उस बंदे को, कहा कि आप खाओ 25 ग्राम का डी-ज़ाइलोज खाओ, फिर स्टमक में उसको, मतलब कि वो स्टमक में गया डी-ज़ाइलोज, फिर स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड से कहाँ गया, किडनी में गया, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। कैसे गया, कैसे में होता है, ठीक है। डी-ज़ाइलोज खाया, डी-ज़ाइलोज खाने के बाद स्टमक में गया, स्टमक से तुम्हारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में तुम्हारा ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया तुम्हारा किडनी में, किडनी से तुम्हारा कहाँ गया यूरिन में। इन टेस्ट 5 आवर यूरिन इज कलेक्टेड, ये 5 घंटे का इसके बाद यूरिन हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरिन के ही थ्रू एक्सक्रीट होता है डी-ज़ाइलोज, ठीक है। और फिर क्या होता है, इफ़ 5 आवर एक्सक्रीशन ऑफ डी-ज़ाइलोज इज 4.5 ग्राम, अगर 4.5 ग्राम से ये ज़्यादा है तो बंदा नॉर्मल है, ठीक है। क्यों, लेकिन अब अभी नेक्स्ट लाइन सुन लो, बट इफ एक्सक्रीशन इज लेस देन 4.5 ग्राम तो एबनॉर्मल डी-ज़ाइलोज टेस्ट, तो अगर 4.5 ग्राम से कम है तो एबनॉर्मल डी-ज़ाइलोज टेस्ट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो कि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो कहीं एब्जॉर्प्शन उसका हुआ नहीं, यूरिन से तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल होता तो बंदा यूरिन, मतलब कि डी-ज़ाइलोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता, ठीक है ना। तो डी-ज़ाइलोज टेस्ट इस केस में एबनॉर्मल। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ये कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है ना, एक तो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक, और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज सीलियाक स्प्रो हो सकता है।
एक तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण से वो बंदा अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है इस चीज़ को, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ हो गया, ठीक है, सीलिएक स्क्रू हो गया। एक होता है बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या थर्ड स्पेस लॉस ऑफ थर्ड स्पेस में उसमें लॉस हो गया, ठीक है ना। तो उसके कारण से जो एसाइटिस हो गया, प्लूरल इफ्यूजन, फॉल्स पॉजिटिव स्टडी इसमें आता है, ठीक है ना। इसमें फॉल्स पॉजिटिव स्टडी आएगा, ठीक है। किसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ हो गया, और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गया, और क्या हो सकता है तुम्हारा थर्ड स्पेस में अगर कोई फ्लूइड कलेक्शन हुआ हो तो एसाइटिस और प्लूरल फ्यूजन में, तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव स्टडी आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्ट फॉर विटामिन B12 माल ऑब्जॉर्प्शन की, कि क्या क्या टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन B12 माल ऑब्जॉर्प्शन के लिए। हम लोग क्या क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फोकस नहीं हो रहा है सही से, नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। शिलिंग टेस्ट हम लोग पहले तो शिलिंग टेस्ट तो तुम लोग सुना होगा, ठीक है ना। विटामिन B12 के जब भी तुम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ते होगे तो शिलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ते ही होगे ऑब्वियसली। तो दिस टेस्ट वर्क सेम एज डी-ज़ैलोस टेस्ट, जो डी-ज़ैलोस टेस्ट की तरह ही काम करता है। स्टेप्स क्या करेंगे, इसमें डाइट्री कोबालामीन देंगे, ठीक है ना। कोबालामीन क्या करेगा, ये प्लस राइट बाइंडर के, देखो कोबालामीन जाके बाइंडर के साथ बाइंड करेगा और स्टमक पे चला जाएगा, स्टमक के साथ बाइंड करेगा, आर बाइंडर उसमें है, राइट बाइंडर कहते हैं, आर बाइंडर भी कह सकते हो उसको। कोबालामीन बाइंड विद द आर बाइंडर विच इज रिलीज बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये आर बाइंडर के साथ जो है ये कंबाइन कर जाता है कोबालामीन, और ये रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये जो आर बाइंडर है कहाँ से रिलीज होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। आर बाइंडर इज फॉर्म्ड इन बोथ सलाइवरी ग्लैंड एंड स्टमक, ये सलाइवरी ग्लैंड और स्टमक दोनों में फॉर्म होता है, ठीक। नाउ कोबालामीन एब्जॉर्प्शन हैज़ एन एडिक्वेट रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो कोबालामीन का एब्जॉर्प्शन जो हमारा होना चाहिए, मतलब कि कोबालामीन का जो हमने एब्जॉर्प्शन करवाना है उसको एक इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत है, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है इंट्रिंसिक फैक्टर का, ठीक है ना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन एक होता है। हेंस वी नीड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन CO एंड R विच इज डन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक नो कोबाइंड विद इंट्रिंसिक फैक्टर, राइट। तो अगर इसको हमको इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कराना है तो हमको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कोबालामीन और R का, ठीक है ना, आर बाइंडर का। तो आर बाइंडर का बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक। तो नाउ को बाइंडर जो है वो जो अब जैसे अब पैनक्रियाटिक एंजाइम आ गया, तो जो अभी वो दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया कोबालामीन और आर बाइंडर का, तो जो नाउ कोबालामीन है ये, कोबालामीन बाइंड विद द इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटा इन दोनों का तो ये कोबालामीन जो है इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कर गया। After that, tubulin receptor present in the small intestine where the intrinsic factor bind with the tubulin and cobalamin is excreted through liver and kidney, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलिन रिसेप्टर एक होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है बाइंड करता है ट्यूबुलिन से और कोबालामीन से, वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू लिवर एंड किडनी। जो ये लिवर एंड किडनी से ये कोबालामीन एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये जो है बाइंड कर लेता है। ट्यूबुलिन रिसेप्टर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे बाइंड करता है ट्यूबुलिन एंड कोबालामीन, ये एक्सक्रीट हो जाता है कहाँ से, लिवर और किडनी से, ठीक है। ट्यूबुलिन वायर ट्यूबुलिन रिसेप्टर। शिलिंग टेस्ट इज रेडियो लेवल, शिलिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, रेडियो लेवल कोबालामीन देते हैं जो कि 58 होता है एडमिनिस्ट्रेड। तो इसमें क्या होगा, इंट्रामस्कुलर इसमें विटामिन B12 1000 mg दे देंगे टू फिल लिवर गेट सैचुरेटेड। सो इफ एक्सक्रीशन, अगर एक्सक्रीशन देखो, अगर मान लो कि इसमें एक्सक्रीशन जो है 10% से कम का हुआ तो ये एबनॉर्मल होगा। सेम डी-ज़ैलोस टेस्ट के लिए अगर तुम 58 कोबालामीन दे रहे हो, अगर एक्सक्रीशन वही अगर कम होता है तो मतलब जान लो कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है मतलब नॉर्मल है बंदा, 10% से ज़्यादा एक्सक्रीशन है तो मतलब नॉर्मल है बंदा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सही से हो रहा है तो ये किडनी में जाके एब्जॉर्ब कर लिया और नॉर्मल एक्सक्रीशन आ रहा है, ठीक है। फॉर बेटर रिजल्ट फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ विटामिन B12 मालअब्जॉर्प्शन फॉलोइंग डिफरेंशियल शुड बी डन, ठीक है ना। तो अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमको एग्जैक्ट कॉज चाहिए होगा विटामिन B12 मालअब्जॉर्प्शन का द फॉलोइंग डिफरेंशियल के लिए, ठीक है ना। अगर बेटर हमको रिजल्ट चाहिए होगा कि क्या है एग्जैक्ट कॉज विटामिन B12 मालअब्जॉर्प्शन का, तो डिफरेंशियल करना है। इफ़ एक्सक्रीशन वॉज लेस देन 10% बट बिकम मोर देन 10% आफ्टर एडिंग इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर देखो, अगर एक्सक्रीशन जो है 10% से कम हुआ लेकिन ज़्यादा हो गया अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड करने में,
मतलब कि करने पे तो क्या हुआ, तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड किया तो इसका मतलब है कि उस बंदे को इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी थी, जो कि कारण था परनीशियस एनीमिया। इसका परनीशियस एनीमिया कारण था विटामिन B12 माल अब्जॉर्प्शन की, क्योंकि वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी थी, ठीक है ना। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने पे तुम्हारा वो नॉर्मल हो जा रहा है, मतलब कि ऐड करने पे तुम्हारा नॉर्मल हो जा रहा है एक्सक्रीशन, तो ऑब्वियसली वो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी थी उस बंदे को, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी को क्या कहते हैं अपन, परनीशियस एनीमिया कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर पैंक्रियाटिक एंजाइम मान लो कि जो अगर जो को बाइंडर है, आर बाइंडर और कोबालामीन को जो तोड़ना चाहिए था वो मतलब कि नहीं तोड़ पा रहा है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम की इनसफिशिएंसी हुई, मतलब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कॉज है। एंटीबायोटिक्स फॉर 5 डेज, तो एंटीबायोटिक्स दे दिया हमने, कोई भी इन्फेक्शियस कॉज हो उसके कारण से हो गया हो, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम के कारण से भी हो सकता है। सो इफ देयर इज आइसोलेटेड ट्यूबुलिन रिसेप्टर डिफिशिएंसी प्रेजेंट, देन द डिजीज विल बी इमार्सलैंड ग्रिस्बैक सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो इमार्सलैंड ग्रिस्बैक सिंड्रोम होता है, जो अगर याद होता है तो ठीक है, लेकिन ट्यूबुलिन रिसेप्टर की आइसोलेटेड डिफिशिएंसी को इमार्सलैंड ग्रिस्बैक सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। एक इंटेस्टाइनल बायोप्सी टेस्ट कर सकते हो, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए लेकर। तो कॉजेज ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या क्या हो सकता है। कॉजेज ऑफ माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में सीलियाक स्प्रू डिजीज़ हो सकता है, टॉपिकल स्प्रू हो सकता है, विपल्स डिजीज़ हो सकता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो सकता है। 4 बीमारियाँ होती हैं, क्या क्या, सीलियाक स्प्रू हो गया, ट्रॉपिकल स्प्रू हो गया, विपल्स डिजीज़ हो गया, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना। तो सारे कॉजेज़ की हम लोग एक एक करके बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चालू कर देंगे चारों के चारों। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के लिए अभी के लिए इतना ही थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो कि क्या क्या है, क्या क्या बोला, क्या क्या समझना है तुम्हें, और नहीं समझ में आया थोड़ा सा तुम शिलिंग टेस्ट अपने से भी पढ़ लेना यार। शिलिंग टेस्ट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़ते कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चारों जो डिजीज़ हैं, सीलियाक स्प्रू, विपल्स डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू, ठीक है, और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।